आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है असद उमर की ऑपोजिशन से अपील, क्या पीडीएम अपनी रविश बदलेगी? क्या मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां जारी रहेंगी? और फिर सजा का ऐलान लाजमी है या सजा पर अमल दरामद जरूरी? और फिर तस्करा करेंगे कि पनामा केस के अहम किरदारों पर कैसे नवाजिशात हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में रोजाना की बुनियाद पर मस्बत केसेस आने और अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज इसी हवाले से एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने खबरदार किया है कि हालात इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। असद उमर का कहना था कि जिस रफ्तार से पिछले 3 हफ्तों से केसेस की शरह बढ़ रही है, अगर हमने अपने रवैये नहीं बदले और एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया तो आज से 2 हफ्ते बाद, ठीक 2 हफ्ते बाद फिर उसी जगह पर होंगे जहां जून में वबा का उरूज था। खुदा न खास्ता हम वहां जा रहे हैं। सरबराह एनसीओसी के मुताबिक आज हम वहां पहुंचे हैं जहां मुल्क भर में 1750 से ज्यादा अफराद को ऑक्सीजन दरकार है और ये मुख्तलिफ अस्पतालों में। जून में जब बुरे हालात थे तो उस वक्त 3300 से 3500 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में थे। आज हम वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर 1750 से ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर लोग जो हैं वो ऑक्सीजन उनको दरकार है। जून के अंदर सबसे ज़्यादा बुरे हालात हुए थे और आपको याद होगा कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी। तो उस वक्त तकरीबन 3300 से 3400 लोग ऑक्सीजन के ऊपर मुख्तलिफ अस्पतालों में थे। जिस रफ्तार से पिछले 3 हफ्ते के अंदर हमने ये इजाफा होते हुए देखा है, अगर इसी रफ्तार से ये इजाफा होता रहा और कोई वजह नहीं है कि ये इसी रफ्तार से ना होता रहे, अगर हमने रवैये नहीं बदले और हिफाजती तदाबीर पर अमल नहीं किया तो आज से सिर्फ 2 हफ्ते के बाद हम उसी सूरत हाल के अंदर होंगे जहां जून में जो पहली पीक थी इस वबा की पाकिस्तान के अंदर, वो सूरत हाल थी। खुदा न खास्ता हम वहां जा रहे हैं। असद उमर यकीनन खतरनाक सूरत हाल की जानिब इशारा कर रहे हैं जहां मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वही हुकूमत की जानिब से हंगामी बुनियादों पर इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं। तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला, शादी हॉल्स के अंदर तकारीब पर पाबंदी और मार्केट्स को 6 बजे तक बंद करने की तजावीज़ भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हुकूमती फैसलों पर अवाम की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। ताजिर तंजीमों ने मार्केट्स की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि शादी हॉल्स में तकारीब पर पाबंदी को भी माशी कत्ल के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। ताजिर तंजीमें हुकूमती इक़दामात मानने से इनकारी हैं, जबकि सियासी क़यादत भी जल्द से जुलूस जारी रखने पर मुसर है। इसी हवाले से असद उमर का कहना था कि मुल्क में सियासत पर पाबंदी नहीं है, लेकिन ज़िम्मेदारी की बात है। हम ये नहीं चाहते कि ऐसे हालात पैदा हों जहां लोगों की सेहत और रोज़गार खतरे में आ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सियासत भी गर्क हो जाए। असद उमर क्या कह रहे थे एनसीओसी के सरबराह, जरा उनकी इस हवाले से गुफ्तगू सुनता है। तो मैं एक दफ़ा फिर अपील करूँगा, स्पीकर साहब जो हैं, हमने एनसीओसी से स्पीकर साहब को ख़त लिखा था, दरख्वास्त की थी कि पार्लियामान की जो कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाए। जो कोरोना के लिए खुसूसी तौर पर जो कमेटी कायम की गई थी, कल उन्होंने इजलास रखा है। उम्मीद है कि तमाम सियासी पार्टीज़ जो हैं उनकी लीडरशिप वहाँ पर आएगी उस इजलास के अंदर और हम बैठ कर ये फ़ैसला कर सकें कि किस तरीके से पाकिस्तान के अवाम की सेहत, पाकिस्तान के अवाम के रोज़गार को सियासत से जुदा किया जाए। मईशत को बचाना और लोगों का रोज़गार हुकूमत के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर कोरोना केसेस बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? स्मार्ट लॉकडाउन से बात मुकम्मल लॉकडाउन तक पहुंचती है तो यकीनन दिहाड़ीदार और मजदूर तबका, जिसके लिए वज़ीर आज़म बहुत कंसर्न होते हैं, उसके लिए चैलेंजेस ज़रूर दरपेश होंगे। दूसरी तरफ सियासी जमातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर मुतहद हैं और ऐसी जगह पर खड़ी है जहाँ पर वो तहरीक में मजीद शिद्दत लाने की बात कर रही हैं। अब यह सवाल पैदा, काफ़ी तदबीर सहूलियात कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए आवाम के गैर जिम्मेदाराना रवैये को कैसे बदला जा सकता है? ताजिर तंजीमें मफाद आमा को मद्देनजर रखते हुए मुतफ़िका पॉलिसी अपनाने से गुरेजा क्यों है? यकीनन ताजिर तंजीमों से भी इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हुकूमती मौक़िफ़ लेते हैं कि हुकूमत कितनी तैयार है। सूबाई वज़ीर सेहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, इस पर कोई दो राय नहीं है कि कोरोना पॉजिटिविटी रेट रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त 7.5% दिखाई दे रहा है ऑन एवरेज, और मोर्टेलिटी रेट भी हम देख रहे हैं कि रोज बरोज अमवात की शरह भी बढ़ रही है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, या प्रेडिक्टिव मॉडल हुकूमत का क्या कह रहा है कि कब तक हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हालात जून जैसे दिखाई देंगे, जहां पर कोई पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 12% होता हुआ दिखाई दे रहा है, खुदा ना खास्ता? देखिए, मेरा ख्याल है अब तो हम सबको समझ जाना चाहिए कि रीसर्जेंस जो है वो दोबारा चली, यानी सेकेंड वेव जो है उसका ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है। और अगर मैं बाकी इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूं साइंटिफिक लिहाज से, तो आप ये समझिए कि आज के कल के दिन जो है इसी तरह जैसे पहला हफ्ता जून का था,
इसी तादाद से पहले हफ्ते जून में बढ़े थे, और आपको पता है 11 और 12 तारीख को फिर तादाद बहुत ज़्यादा मरीज़ों की बढ़ गई थी। तो डेफिनेटली वी आर इंक्रीजिंग ए नंबर, और ये नंबर जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि मैं तो पहले दिन से कह रही थी कोरोना कहीं गया नहीं है। अगर तादाद मरीज़ों की कम हो गई थी तो वो इस वजह से थी कि कुछ हिफाजती तदाबीरें भी हमने इख्तियार की हुई थी, कुछ दूरियां भी इख्तियार की हुई थी, लेकिन पिछले आपको पता है चंद माह से सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो गई। हर किस्म के आपको पता है इज्तिमा होने शुरू हो गए, और तो डेफिनेटली नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। आज के दिन में अगर मैं पंजाब का देखूं तो 630 नए केसेस सामने आए हैं, 18 लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं, और हमने तकरीबन 16,000 के करीब टेस्ट किए हैं, और मुसलसल आपको पता है कि अब इस पर कर रहे हैं। और जैसे आपके सामने हैं, अगर हमें परेशानी ना होती तो जो एक ऐसा कदम उठाया जो हमें सबके लिए बड़ी तकलीफदेह चीज़ है, वो स्कूलों को ऑनलाइन करना और कोशिश करना कि बच्चे जो है वो स्कूल वगैरह ना जाएं। यानी दैट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द वेरी डिफ़िकल्ट स्टेप्स फॉर अस टू टेक। एक मुश्किल कदम हमने इसलिए उठाया क्योंकि हमें अब फिक्र पड़ गई है कि तादाद मरीज़ों की दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, और अगर इस तरह बढ़ती रही तो हमारे बच्चे एक्सपोज होने के साथ बच्चे जो हैं वो कैरियर्स इस तरह के बनते हैं कि अपने सिम्टम्स नहीं होते, इन्फेक्शन घर में ले आएंगे, घर के फर्द जो बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रही हैं कि मारूजी हालात इन फैसलों का तकाजा कर रहे हैं, जिस सिलसिले में तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला करना पड़ा है और बाबरे मजबूरी करना पड़ा है, और जैसे आप बता रही है कि हालात मजीद संगीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपके ख्याल में हुकूमत को मजीद क्या सख्त फैसले लेने पड़ेंगे और मुस्तकबिल करीब में मजीद क्या रिस्ट्रिक्शंस आप इम्पोज करने जा रहे हैं? मेरा ख्याल है इस सिलसिले के अंदर आपको पता है, एक तो हमारी हर रोज़ NCOC की मीटिंग होती है जिसके अंदर हम सारे हर प्रोविंस जो है वो अपने शेयर करती है स्टेटिस्टिक्स। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी बाकी सूबों के मुकाबले में पंजाब की इन्फेक्टिविटी रेट कदरे कम है। हमारी सबसे बड़ी इन्फेक्टिविटी रेट इस वक्त मुल्तान में है, जो हमारे लिए परेशानी वाली बात है। और फिर आपको पता है कि अगर इन्फेक्टिविटी रेट किसी इलाके की कम हो तो वहाँ अगर कोई इज्तिमा वगैरह होंगे तो हमारे लिए ज़्यादा परेशान कुन बात होगी। जहाँ तक हुकूमत का है, हुकूमत आज अभी जो मीटिंग थी उसमें अहम फैसले तो यही हुए हैं। एक तो तालीमी अदारों के बारे में कि हमने इनको मुसलसल अब मॉनिटर करना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आया रेस्टोरेंट्स जो हैं, जो इंडोर रेस्टोरेंट्स हैं, उन्हें आगे चलना है या नहीं चलना। और इसके अलावा फिर सबसे बड़ी ये बात आपको पता है, जो शादी हॉल्स हैं उन बंद कर दिए गए हैं, और कहा शादियाँ आप दिन में करें और बाहर करें, ओपन में करें, और 300 से ज़्यादा बंदे ना। तो ये हर रोज़ कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आती रहेगी। ये सब काम सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि क्योंकि तादाद बढ़ रही है, तो हम चाह रहे हैं कि उस किस्म के इवेंट्स जिन पे इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ता है वो ना हो। अब देखें ना, कुछ इवेंट्स तो ऐसे हैं विच एक्चुअली जनरेट इकॉनमी। अब अगर कोई शादी का इवेंट होता है तो आपको पता है वो शादी घर वाले, फिर उनके साथ वो जो बहरे काम करते हैं, वो सारे लोग जो केटरिंग का काम करते हैं, उन सब की इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम। तो जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह चलती रहें, ताकि डॉक्टर साहब, बाजार और मार्केटें 6 बजे बंद करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है? इसके ऊपर डिस्कशन हुई है। जैसे आज कोयटा बलूचिस्तान में या उन्होंने कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान वालों ने कहा हमें तो जी पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो ठंड इतनी ज़्यादा हो गई, सर्दी इतनी ज़्यादा पड़नी शुरू हो गई कि लोग वैसे भी शाम को घरों से बाहर नहीं निकलते। और हमारी इत्तला के मुताबिक सिंध वालों ने भी 6 बजे तक पाबंदी लगाई है, लेकिन इस पर डिस्कशन हो के एक यूनिफॉर्म पॉलिसी NCOC देगी कि जो वक्त हैं मार्केट्स वगैरह के वो हम कब कम करेंगे। क्योंकि अगर अब देखा जाए तो इन्फेक्टिविटी रेट जैसे मैंने आपको बताया कदरे कम है हमारा बाकी सूबों के मुताबिक। तो ये तो हर रोज़ का इस डेवलपिंग सिचुएशन। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके बावजूद जो तालीमी इदारों की बंदिश का मामला है वो तब तक मौसर साबित नहीं होगा जब तक पार्क्स उसी तरह से खुले रहेंगे, शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे, मार्केट्स के अंदर लोग उसी तरह से जो हिफाजती तदाबीर है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देंगे, बच्चे भी बाहर आ जाएंगे। इस हवाले से जो सूबाई वज़ीर तालीम है, कल उन्होंने भी अपना कंसर्न शो किया है कि तालीमी इदारे तो बंद हो रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और ये सब होगा तो फिर कैसे रोक सकेंगे कोरोना फैलने से? ये मेरा ख्याल है बिल्कुल मुराद का जो उनका हमारे वज़ीर जो हैं उनका कंसर्न बिल्कुल जायज़ था। नेचुरली उसके लिए तो बड़ी तकलीफ देह चीज़ है कि उसके स्कूल जो हैं वो बंद हुए हैं,
और बहुत मजबूरी के तहत जैसे मैंने आपको कहा। और उनका ये कहना बिल्कुल सही है कि अगर हमने ये बाकी सारा कुछ खुला रहने दिया तो लोगों की आमदोरफ्त जो है उसमें कोई कमी नहीं आएगी और लोग घर से जब निकलते हैं तो बच्चे भी लेके निकलते हैं। लेकिन आज जो एक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब भी उस मीटिंग में थे कि सख्ती से SOP पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने कहा है और हम कोशिश करेंगे कि सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन हो SOPs पे। और अगर इम्प्लीमेंटेशन न हुई तो मैं आपकी वसादत से लोगों को ये इतला देना चाहती हूँ कि ये ना हो कि फिर हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े, जो कि हम नहीं करना चाहते। और जल्द से ये पाकिस्तान में जब वबा कम हो जाएगी तो जल्द से जारी रखिएगा। को पता नहीं जनवरी में मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब जो है वो अचानक शायद वापस आ रहे हैं, जो इतनी जनवरी की आपको फिक्र पड़ी है। जनवरी भी कहीं नहीं जाने लगी। ना इन जलसों का कोई फ़र्क पड़ना हुकूमत पे, ना कि ये हुकूमत जाएगी इन जलसों की वजह से। एक बात ज़रूर होगी कि इन जलसों की वजह से वबा ज़रूर फैलेगी और जिम्मेवार फिर इसका जो है वो अपोजिशन ही होगी। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है जनवरी में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? वो कह तो रहे हैं कि जी वो अपना इलाज करवा के वापस आने लगे। जनवरी का बहुत शोर मचाया। ये तो हुकूमत कह रही है ना कि नवाज शरीफ साहब 14 जनवरी को वापस आ जाएंगे। क्या ऑपोजिशन भी इस हवाले से आपसे कोई बात ऐसी हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैंप से कि मियां साहब जनवरी में वापस आ रहे हैं? देखिए मेरा तो ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत बेहतर हैं। एक पूरा साल तो हो गया उनका वहाँ वलैत में, उन्हें वलैत की ठंडी हवाएं खा के तबीयत बहुत बेहतर हो गई। अब तशरीफ़ वापस ले आए और यहाँ वापस आके जो सियासत करनी है पाकिस्तान में करें। मतलब ये यहाँ आप रहेंगे तो यहाँ की सियासत करें ना, वहाँ आप इंग्लैंड में बैठ के। डॉक्टर साहब, इस वक्त ये कि नवाज शरीफ साहब की जो वालिदा मोहतरमा है वो इस जहाने फ़ानी से कूच कर चुकी हैं। मियाँ साहब वापस नहीं आ सकते हैं उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए क्योंकि डॉक्टर्स इजाज़त नहीं दे रहे। और दूसरा, मरियम बीबी ने कल कहा, वो कहती है कि असल में हुकूमत मियाँ साहब की जान के दर पे है, इसलिए जो है उनका यहाँ पर आना इस वक्त इन मारूजी हालात में तो मुमकिन दिखाई नहीं देता है। डॉक्टर साहब, ये मरियम बीबी कह रही है। मुझे बड़ा देखें जी, मरियम बीबी क्या क्या अफसोस ही हो सकता है कि इस तरह की बातें वो करती हैं। 14 दिन वो हमारे पास यहाँ रहे, आपके सामने था ना। मेरा ख्याल है जितनी मैंने ड्यूटी दी होगी शायद ही किसी मिनिस्टर ने इतनी ड्यूटी ना दी हो। हर तरीके से हमने ख्याल किया कि उनकी सेहत जो है उसका कोई मसला ना बने। हमने उनको हर बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा इलाज दिया। अगर हमने उनका अच्छा इलाज ना किया होता तो आपका ख्याल है जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था वो उनका इम्प्रूव करता। एक दफ़ा उन्होंने हमें प्लेटलेट्स की रिपोर्ट नहीं भेजी। इसका ये मतलब है कि जो हमने इलाज इनका यहाँ प्लेटलेट्स के लिए शुरू किया था, विच इज़ रिकमेंडेड इलाज, उस रिकमेंडेड इलाज की वजह से उनके प्लेटलेट्स तो ठीक हो गए थे। डॉक्टर साहब, इसके तो मेरा ख्याल है हम शुरू दिन से यानी शायद रहे कि जो आप बात करती हैं बिल्कुल ठीक करती है और डंके की चोट पे करती है, आपकी स्टेटेड पोजीशन अपनी जगह पर और आप उस पर बरकरार है। इसका मतलब ये कि मेडिकली जो आप कह रही मसला नहीं है। फिर मसला वही है जो मरियम बीबी कह रही है कि असल में हुकूमत पॉलिटिकल विक्टिमाइज करती है, उनकी जान के दर पे है। हुकूमत नहीं चाहती है असल में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस तरह से सियासत और मियाँ साहब फाल हो सके। फिर ये मामला तो नहीं है डॉक्टर साहब? मुझे आप ये बताइए, ये मियाँ साहब को जब उन्होंने वो नारा लगाया था मुझे क्यों निकाला, वो हमने निकाला था, हमारी हुकूमत थी, हम यहाँ मौजूद थे। किसने डिस्क्वालीफाई किया? आपकी एपेक्स कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया उनको, हमने तो नहीं किया। आपकी हुकूमत उसके बाद भी 1.5 साल रही। अपना वो क्या कहते हैं, आप ही के प्राइम मिनिस्टर थे। आप ही के प्राइम मिनिस्टर के दौरानिया में आपका फाइनेंस मिनिस्टर भाग गया यहाँ से, इसहाक डार साहब। वो हमने भेजा था उनको बाहर, वो खुद ही दौड़ गए यहाँ से जब उनको देखा कि सिचुएशन जो है वो अब जो अपना खाकान अब्बासी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे। डॉक्टर साहब, आप कैसे रोकेंगे? कैसे? देखिए पीडीएम तो जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी, इसमें मजीद शिद्दत आएगी। कैसे रोकेंगे? देखिए कोरोना का मामला भी है, फिर मुल्तान में इन्फेक्शन रेट भी बहुत ज्यादा है। देखिए जी, मेरा ख्याल है वैसे तो मैं तो कभी इनके जुलूसों से पहले परेशान होती थी ना परेशान होती हूँ। ये मैं उनको कह रही हूँ कि आप खुदारा होश के नाखून ले। इस वक्त सिचुएशन कोरोना की बहुत ख़राब है। आपको इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे मज़ीद ये बीमारी फैले। जगह बीमारी फैली उसने ये थोड़ी देखना है कि ये नून लीग का बंदा, इसको नहीं मैंने लगना और तहरीक इंसाफ वाले। और खुदा ना खासा डॉक्टर साहब, ये बीमारी तो इसके चांसेस तो है कि फैलेगी। जितनी बड़ी तादाद में अगर लोग वहां जमा हो जाएंगे तो फिर तो फैलने के इम्कानात है। अगर इस तेजी से फैलेगी और खुदा ना खासा पंजाब में भी इन्फेक्शन रेट बढ़ेगा तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऑपोजिशन वाले। अभी आप देखिए ना जो फैल रहा है ये सब कुछ और एकदम जो स्पाइक्स आई हैं, ये किस वजह से स्पाइक्स आई हैं? ये इन्हीं हरकतों की वजह से स्पाइक्स आई हैं। मैं तो पहले दिन का रो रही हूँ कि भाई खुदारा
आप अभी मत इस तरह का काम करें। वो पहले दिन से हमें कह रहे हैं कि ये शायद ड्रामा कर रहे हैं। भाई किस किस्म का ड्रामा कर रहे हैं? ये कोई छुपी हुई बात है? ये ढकी छुपी आपके अपनी, जैसे मैंने आपको बताया पीपल पार्टी की हुकूमत सिंध वाली रोज़ाना हमारे साथ NCOC में मीटिंग में बैठती है। आपकी अगर हुकूमत नून लीग की कहीं बनी भी नहीं है तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। डॉक्टर साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, MD कैट के स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहिबा से जरूर पूछिएगा, क्योंकि डॉक्टर साहिबा को डॉक्टर्स का दर्द हो सकता है। MD कैट का इम्तिहान 29 नवंबर को होने जा रहा है। तकरीबन 1.5 लाख स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपको नहीं लगता कि जहां दीगर इम्तिहानात मुलतवी हुए हैं, वहीं ये स्टूडेंट्स की पुरजोर फरमाइश पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक बड़ा मुतालबा है उनका कि खुदा न खास्ता 2 लाख फैमिलीज अफेक्ट हो सकती हैं, उसको भी डिले कर देते? मेरा ख्याल आप देखें ना, अगर ये इम्तिहान डिले हुआ, ये बच्चे तो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि आपको पता है कि पूरा साल ज़ाया हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू देयर एडमिशन्स। इनकी एडमिशन होनी है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, और मेरा ख्याल है इसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है कि किस तरीके से हम SOPs फॉलो करके इन बच्चों का जहाँ जहाँ हो सकता है इम्तिहान वो करें। दे आर ऑल वर्किंग ऑन इट। मुझसे ज़्यादा किसकी उनके साथ हमदर्दी होगी, पर इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल, हम एज डॉक्टर्स जो हैं, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, वो अभी तो सारा दिन अस्पतालों में एक्सपोज होते हैं। स्टूडेंट्स आर बीइंग एक्सपोज्ड आल्सो, पर्टिकुलरली जो मेडिकल कॉलेज के, जो मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और जिन्होंने कल डॉक्टर बनना है, उनकी सोच में भी थोड़ी सी तब्दीली होनी चाहिए कि हम वो लोग हैं हु हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ पेंडेमिक। बाकी जहाँ तक उनका इसरार है, मैं ज़रूर इसको दोबारा डिस्कस कर लूँगी अपना फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी और अपने लोगों के साथ भी डिस्कस कर लूँगी कि किस तरह हम हालात इस तरह के क्रिएट कर सकते हैं कि वो अपना हिफाजती तदाबीरों के साथ वो इम्तिहान दे सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रही है कि अगर इसी तरह कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर सख्त फैसले करने पड़ेंगे, और 6 बजे तक मार्केट्स की बंदिश से जो मुतालिक बात है उस हवाले से वो कह रही है कि सिंध और बलूचिस्तान फैसला कर चुके हैं, पंजाब को भी बाबरे मजबूरी ये फैसला लेना पड़ेगा। इस वक्त मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच हमारे साथ मौजूद है। ताजिर तंजीमों का इस पर क्या मौक़िफ़ है, उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि सिंध और बलूचिस्तान SOP से मुतालिक फैसले कर चुके हैं, मार्केटों की बंदिश से मुतालिक फैसला हो चुका। पंजाब में एक तजवीज़ ज़ेर गौर है कि दुकानें और मार्केटें 6 बजे बंद हो जानी चाहिए। ताजरों के क्या रिजर्वेशंस है इसको लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम पहले भी कह चुके हैं, पिछले अदवार में भी हमने ये प्रैक्टिस की है कि जितना कम वक्त देंगे इतना रश ज़्यादा होगा। हमारे अगर 6 बजे करेंगे, 7 बजे करेंगे, एक रूटीन बनी हुई है कस्टमर की रात 10 बजे तक। अगर उससे पहले आप कोई भी टाइम दे देंगे, आखिरी घंटे में रश हो जाएगा और कोरोना फैलेगा। ये इन्होंने करके देखा हुआ है। 4 बजे तक भी, 5 बजे तक जो आखिरी घंटा होता है उसमें रश हो जाता है। उसमें ना दुकानदार उसको संभाल सकता है, ना हुकूमत कुछ कर सकती है। ये मेहरबानी करें, 10 बजे का टाइम इसलिए अच्छा है कि 10 बजे तक कस्टमर के जहन में होता है कि दुकानें 10 बजे तक खुली हैं, मैं आराम से जाऊंगा, ले आऊँगा। अब सरकारी दफातर होते हैं 5 बजे तक, जब लोग 5 बजे से दफा घर जाते हैं 6 बज जाते हैं, तो उस अफरा तफरी में फिर लोग सारे मार्केटों में आ जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट ये काम ये हो चुका है ऑलरेडी। ये तो अंदाजा नहीं है कि कोरोना कहां से पिक हुआ है, लेकिन टेंडेंसी मार्केट्स के अंदर ज्यादा होती है क्योंकि गुंजानाबाद इलाके होते हैं, वहां पर लोगों के दरमियान सोशल डिस्टेंस भी नहीं होता है, लोग मास्क पहनने की जो SOP है उसके ऊपर भी अमल नहीं करते हैं। अब देखिए, सिंध के अंदर इन्फेक्शन रेट क्योंकि ज्यादा है, कंपैरेटिवली पंजाब में कम है। सिंध फैसला कर चुका, ताजर जो है वो मैं ना मानू की रट पर बरकरार है। पंजाब के अंदर भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ये कहती हैं कि हम देखेंगे अगर यहाँ पर SOPs फॉलो नहीं होंगी, लोग अमलदारी नहीं करेंगे, तो फिर हमें भी वही फैसले करने पड़ेंगे जो दीगर सूबे कर रहे हैं। देखिए, किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, आप ज़बरदस्ती जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होता। देखिए ना, जब कोई फैसला करते हैं स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं, हम इनको अच्छा रास्ता बताएं। इन्होंने तजर्बा करके देखा है कि ईद के दिनों में कम टाइम दे के इतना रश आज खुद से बना लिया था कि इनको खुद पता नहीं चला, और ये एक जानबूझ के किया गया था कि ताजर हार मान जाए कि जी रश हो जाता है। देखें, ईद के दिनों में रात 12-1 बजे तक दुकानें खुली रहती तो कोई रश नहीं होना था। अब भी आप कोई कैमरा दे के भेज दें किसी को भी मार्केट में, दुकान पे 1 या 2 गाहक से अलावा आपको नहीं खड़े नजर आएंगे। जब टाइम कम देंगे, ये हमारी प्रैक्टिस है, हमने देख चुके हैं, सारे लोग भी देख रहे हैं कि आप मार्केटों के अंदर किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है, भी पता है, सैनिटाइजर्स मौजूद नहीं है, सोशल डिस्टेंस बरकरार नहीं रखा है। देखें
सर बात यह है कि मास्क भी 10 जो असल मास्क है ना सही 10-15 रुपए से कम का नहीं है, 8 घंटे के बाद वो ख़त्म हो जाता है। आप मुझे बताएं, इस वक्त लोग इतनी मुश्किल हालात में हैं कि 10-15 रुपए की रोटी आती है, हर रोज़ वो 10-15 रुपए का मास्क, ये गवर्नमेंट को मुफ्त रखने चाहिए हर जगह पे मंगवा के कि ये फ्री लोगों को दें और लोग पहन कर आएँ। गरीब आदमी मास्क नहीं खरीद सकता। हम बात तो करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। अगर गरीब को मास्क, अमीरों को जितने मास्क आते हैं ना सब बड़ों को मिल गए हैं, बड़ों के घरों में तकसीम हो गए, गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है। ताजिर इस वक्त इतनी मुश्किल में जा चुका है। मैं खुद एक कारोबारी और किराएदार दुकानदार हूं, मुझे पता है कि इस वक्त मेरे क्या हालात है। मुझे मुलाजमों की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, मेरे घर सामान लेने जाने के लिए पैसे नहीं है, मेरा कारोबार बुक्स का है और स्कूल आपको पता है बंद है, हर रोज बंद हो जाते हैं फिर खुलते हैं। 50-60 लाख रुपए की अगर कोई भी दुकानदार सामान उधार पे लेके रखता है कि मेरा सीजन लगे, वो खत्म हो गया, उसी तरह पड़ा है। लेकिन दिहाड़ीदार मजदूर का तो बड़ा ही ख्याल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी, और वो कहते हैं कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर रहे तो असल कंसर्न यही है कि खुदा न खास्ता जो डेली वेजर है वो मारे जाएंगे। लेकिन जहां तक मास्क का ताल्लुक है, क्या आपकी ताजिर तंजीमें इतनी एम्पावर्ड नहीं है, कोई कलेक्शन नहीं होती इस हवाले से पैसों की, इतनी मरबूत नहीं है कि वो कोई मास्क के हवाले से भी कुछ कोई सब्सिडी के हवाले से मुतालिब करा सके? बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूं। देखें, कुछ लोगों के पास वसाइल होते हैं तो वो राशन भी देते हैं आगे पीछे दुकानदारों को। किसी भी दुकान में 80% से जायद माल उधार का होता है। अब वो जो माल उधार का होता है, रोजाना की बुनियाद पे दुकानदार उसमें से पैसे निकालता है और चीजें अपने घर की खरीदने के लिए ले जाता है, खरीद कर ले जाता है। बात यह है कि जब आप उसको बंद कर देंगे एकदम, जैसे पीछे 24 मार्च को बंद कर दिया था, तो एकदम से ये वायद सफेद पोश तबका था जो इतनी मुश्किल में चला गया। मेरा कहने का मकसद ये है, हमारे हुक्मरान तो तनख्वाहों में कमी नहीं करते हैं। 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए जिनकी तनख्वाहें वो पूरी ले रहे हैं, कमो बेश 4 अरब रुपए तनख्वाह हमारे सियासतदान वसूल कर रहे हैं। तो क्यों नहीं करते? या इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास वसाइल नहीं है। इनको चाहिए कि 4 अरब रुपए हर महीने में तकसीम करें ना ताजरों को। इन ताजरों ने 60 साल 70 साल इस मुल्क को चलाया है। ब्लैंक चेक कायद आजम साहब को भी ताजरों ने ही दिया है। सैलाब आए, ज़ल्ज़ला है, ये ताजर ही चला रहे हैं। मुल्क का कौन सा इस वक्त इदारा है जो मुनाफा बख्श है? ये वो लोग हैं जो इनडायरेक्ट भी टैक्स दे रहे हैं और डायरेक्ट भी टैक्स दे रहे हैं। और एक बात और करूं कि 6 बजे से 10 बजे तक पीक आवर्स होते हैं। सबसे महंगी बिजली ताजर खरीदता है, मजबूरन इसलिए खरीदता है कि कस्टमर आता ही उसके बाद 6 बजे से 10 बजे के दरमियान है। महंगी बिजली गवर्नमेंट ने की हुई इसी वजह से कि कस्टमर इनके पास आते हैं, सारा दिन लोग इंतजार करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, हम गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ाते हैं। ये मुल्क जो बिजली मिल रही है, ये ताजर के साथ मजाक ना किया जाए, इसके साथ बैठ के इसको टाइम दिया जाए। मैं दावे से कहता हूं कि कोरोना ताजर नहीं फैलाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां क्या रुख इख्तियार करने जा रही हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई गवाहों के बयानात कलमबंद होने तक मौखर कर दी है। मंगल के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आबिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत की, जहां दफ्तर खारजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। ताहम अदालत ने कार्रवाई आइंदा समाअत तक मुलतवी करते हुए कहा कि तसल्ली करनी है कि नवाज शरीफ को हुक्मनामे से आगाह करने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। दूसरी जानिब पंजाब काबीना ने सदर नून लीग शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज की 5 रोज के लिए पैरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी है। और महकमा दाखिला पंजाब ने थ्रू सर्कुलेशन काबीना से मंजूरी ली है। थ्रू सर्कुलेशन सूबाई काबीना से मंजूरी की समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की पैरोल पर रिहाई के लिए पंजाब काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत की थी। बेगम शमीम अख्तर की मैयत ताहाल पाकिस्तान नहीं पहुंची, लेकिन इससे कबल कई मामलात पर सवालात उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल, क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे? इस हवाले से मुतअद्दिद बार वो कह चुके हैं कि उनके जो तिब्बी मौलिज हैं वो उनको इजाज़त नहीं दे रहे कि वो सफ़र कर सकें। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ ने 15 रोज़ के लिए पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दी थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 5 रोज़ के लिए रिहा क्यों किया जा रहा है? इस हवाले से जो हुकूमती फैसला है उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ये कह चुकी है कि जब उनका जस्ते खाकी यहाँ पर पहुँचेगा उससे 1 रोज़ पहले पैरोल दिया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ को दादी के इंतकाल की खबर ताखीर से क्यों दी गई, ये कॉन्ट्रोवर्सी भी जन्म ले चुकी है। खबर ताखीर से पहुंचने की जिम्मेदार हुकूमत है या फिर मरियम नवाज के जलसे से खिताब तक इस खबर को छुपाया गया?
मरियम नवाज ने कबल अज़ीं मुतअद्दिद ट्वीट्स के जरिए इन सवालात का जवाब देने की कोशिश की। ताहम उन्होंने गुज़श्ता रोज एक्सप्रेस टीवी को इंटरव्यू दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत नवाज शरीफ के खून की प्यासी हो गई है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि नवाज शरीफ वापस आकर इन जालिमों के हाथ में अपनी जिंदगी दोबारा दें। दुश्मनों के हाथ में अपनी जिंदगी को देना कहाँ की अक्लमंदी है। मरियम नवाज साहिबा एक्सप्रेस टीवी को इंटरव्यू देते हुए क्या कह रही थी, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। ये मियाँ साहब के खून के प्यासे ये इस ताक में बैठे होंगे कि मियाँ साहब आए, इनसे कोई बईद नहीं। ये जिस किस्म के लोग हैं, जिस किस्म का इंतकाम में, ये हसद में अंधे हुए और जिस तरह से ये नवाज शरीफ को निशाना बनाना चाहते हैं, उनकी सेहत अभी इस चीज की इजाजत नहीं देती। उनका इलाज होना अभी भी बाकी है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ और उनके बेटों की बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा में शिरकत के हवाले से हुकूमत भी वाज़े मौक़िफ़ अपनाए हुए है। इस हवाले से वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी कदगन मौजूद नहीं है कि वो वापस ना आ सके, उनको वापस आना चाहिए। शिबली फराज वफाकी वज़ीर इत्तलात इस हवाले से क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। हमने न नवाज शरीफ को रोका है, न इसहाक डार को रोका है, न हसन को रोका है, न हुसैन को रोका है कि वो आएँ और अपनी इस तदफीन में शिरकत करें। हमारी तरफ से कोई कदगन नहीं होगी। अब मुस्लिम लीग नून हुकूमत पर इंतकामी सियासत का इल्जाम आयद कर रही है। शहबाज शरीफ की रिहाई में ताखीर को इंतकामी सियासत करार दिया जा रहा है। इंतकाल की खबर में ताखीर और रिहाई में पसोपेश से काम लेने के इल्जामात भी आयद हो रहे हैं। मरियम नवाज दादी के इंतकाल की खबर मिलने के बाद खिताब तक जलसे में रुकी रही। इस हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। इस तमाम तर मामले को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर देने की कोशिश कर रही है। लेकिन हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है और हुकूमत इस वक्त इस मामले को लेकर कहां पर खड़ी है, इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो पैरोल वाला मामला है, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर है पंजाब में, हमजा शहबाज साहब अपोजिशन लीडर है, उनकी दादी अम्मा इंतकाल फरमा गई हैं, शहबाज शरीफ साहब की वालदा हैं। यकीनन कुछ तनफीद से मुताल्लिक, आखिरी रसूमात से मुताल्लिक इंतजाम भी होते हैं कि वो कहते हैं हफ्ते 10 दिन का अगर पैरोल मिल जाए, और दूसरा ये कि इमीडिएटली रिलीज कर देते पैरोल पर, तो क्या जाता हुकूमत का? देखिए, बात यह है कि उस पर तो कोई मसला ही नहीं है। वो तो पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया हुआ है कि जैसे ही उनकी डेड बॉडी आएगी और इनको पे उनकी तारीख तय होती है जो भी, और मैं ख्याल है गालिबन जुमेरात की है, तो उस वक्त से लेके उनको 5 दिन का पेरोल पे रिहाई मिलेगी। उसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वो कहते हैं देखिए, आप अभी रिलीज कर दे तो यकीनन इजहार ताज़ियत करने के लिए लोग आते हैं। फिर वो एक प्रोमिनेंट फिगर्स है, साबिक वज़ीर आला पंजाब भी हैं, अपोजिशन लीडर हैं, यकीनन उस हवाले से उन्होंने फिर ऑब्वियसली प्रिपेयर्डनेस का भी एक ताल्लुक होता है। तो ये एतराज़ वो उठा रहे हैं कि आप अगर अभी करते तो मुनासिब हो जाता, क्या जाता हुकूमत का? नहीं, बात यह है कि इसमें हुकूमत किसी किस्म की कोई भी सख्ती नहीं दिखा रही है। और सबसे पहले तो यह किसी की भी फौतगी के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। नून लीग के आप बयानात अगर देख लें, मरियम बीबी का भी बयान देख लें, 12 बजे इतला आई और वो 5 घंटे तक शायद बिलोर हाउस में थी जहाँ पे उन्हें इतला मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो ट्वीट किया कि जी मुझे हुकूमत वालों ने कोई इतला नहीं दी है। उस पर भी सियासत करने की कोशिश की, जो करना नहीं चाहिए। हमेशा ये हमदर्दी मिलती नहीं, हमदर्दी होती है और वो ली नहीं जाती, वो ऑटोमेटिक होती है। तो उसके लिए बयानबाजी करने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा, वो समिया रहील काजी साहिबा हमारी बड़ी पुरानी सियासतदान हैं और वो काजी हुसैन अहमद मरहूम साहब की अहलिया, वो वहाँ गई उनसे ताज़ियत करने के लिए, तो उन्होंने मिलने से उनको इनकार कर दिया, मिली नहीं उनको साहबजादी काजी साहब। वो भी इमरान खान पे डाल दें कि इमरान खान ने इतला नहीं दी समिया रहील काजी साहिबा के आने की, मरियम बीबी को। तो ये तो एक गलत तरीका है कि आप इन चीजों पे सियासत करें। और अभी भी इस पे भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो वो हमें बता दें, मतलब ये तो टेक्निकल चीज है ना। अच्छा, उस पे आपने जब भी मरियम बीबी ने, जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ये जेन्युइन बात है कि इस पर सियासत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और गम की इस घड़ी में, शोक की इस घड़ी में सबको जो है मियाँ साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ खड़े होना चाहिए बशमूल हुकूमत के। अच्छा, अभी वो मरियम बीबी ने जो कल स्टेटमेंट दिया है कि इंटरव्यू में, वो कहती है कि असल में हुकूमत मियाँ साहब की जान के दर पे है, तभी तो मियाँ साहब का वापस आना भी मुश्किल है। मियाँ साहब खुद अपनी जान के दर पे, उन्होंने ना करप्शन की होती, ना उन्हें सजाएं मिलती, ना उन्हें जेल में डाला जाता। बात यह है कि वो खुद ही नहीं आना चाहते, उन्हें पता है कि वो ये सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए ना, वालिदा की से ज्यादा करीब तो कोई भी नहीं होता,
और माएँ सांझी होती हैं। देखिए हमें बहुत फील होता है और हमने इस पे हम जितना भी इज़हार अफसोस करें कम है। माँ का लॉस बहुत बड़ा लॉस है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए और मियाँ साहब को और बाकी उनके बेटों को और ख़ानदान वालों को सबको सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि एक बड़ा दुख होता है और उसमें तो बंदा जो है वो यकीनी कोशिश करता है कि वो तदफीन पे मौजूद हो और वहाँ पे जाएं। तो फिर आप अंदाजा करें कि कितना बड़ा खदशा और खौफ होगा मियाँ साहब का कि हुकूमत ने जो क्रिएट किया हुआ है और मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे ऐसी घड़ी के अंदर कि जब उनकी वालदा की आखिरी रसूमात यहाँ पर अदा होंगी, उनकी तदफीन यहाँ पर होनी है और वो नहीं आ पा रहे। उन्हें आना चाहिए और इसमें कोई वो नहीं है कि उनको बिल्कुल आके जनाजा अटेंड करना चाहिए, यहाँ पे तदफीन अटेंड करनी चाहिए। हम तो नहीं उनको रोक रहे या कुछ कह रहे, उनको आना चाहिए सर। अच्छा, आपके साथ हमारी प्रोग्राम में आपने कहा था 14 जनवरी से मुतालिक एक तो फवाद चौधरी साहब ने कहा, उससे पहले हमारी बात हुई, आपने कहा कि मियाँ साहब को वापस लाने के लिए हुकूमत अपने इंतजामात मुकम्मल कर चुकी है, तमाम तर जो रास्ते वो इख्तियार किए जाएंगे, कानूनी मामलात भी देख रहे हैं। तो वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? क्या वाकई जनवरी में मियाँ साहब आ रहे हैं या फिर हुकूमत घर जा रही है? फैसल जावेद साहब। रेहान साहब ऐसी कोई तारीख तो नहीं दी है मैंने कभी के। नहीं, मैं फवाद चौधरी साहब से मुतालिक बात कर रहा हूँ। उन्होंने 14 जनवरी का कहा, आपने कहा था कि बस जल्द आ रहे हैं। मतलब आपने उस वक्त का शॉट अगर मैं कहूँ प्रोड्यूसर साहब से तो वो शायद 1-2 हफ्ते वाली बात। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। हमने इस पे जाहिर है हम कानूनी जो चाराजोई है मैंने उसका बोला था कि तेजी से इस पे कानूनी चाराजोई की जा रही है। जो हदायत जारी की शहजाद अकबर साहब को, फरोग नसीम साहब को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और उसके बाद उसमें काम चाहिए हो रहा है। ज़ाहिर बरतानिया के साथ भी इस पे बात हो रही है, बरतानी हुकूमत के साथ भी इस पे बात हो रही है क्योंकि वो बरतानिया में इस वक्त। तो कब तक इम्कानात दिखाई दे रहे हैं फैसल भाई? देखिए फिर वही बात यह है ना कि बात यह है कि कोई तारीख देना मौजू बात तो नहीं होती है। ठीक है, फिर आपने उस दिन तारीख देते चले मुझे फिर ये बताइए, जो ऑपोजिशन तारीख दे रही है जनवरी वाला जो मामला है, बिलावल साहब भी कह रहे हैं, मरियम बीबी कह रही है कि जनवरी में हुकूमत घर जा रही है, तो वाकई इसमें लग रहा है वैसे कोई हुकूमत उखड़े कदम हुकूमत के? बिल्ली के ख्वाब छिछड़े। और ये तो क्या वो कहते हैं कि आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं है। 3 साल के बाद कोशिश करना जब इलेक्शन होगा। ये किसका नंबर है फैसला साहब? ये नंबर किसका है? ये नंबर ये कहते हैं ना इमरान खान घर जा रहे हैं। इमरान खान तो रोज घर जाते हैं, अपने घर में रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो नहीं रहते। नहीं, डायल किसको करते हैं ये जिस पे जवाब आता है कि आपका मतलूबा नंबर मुयसर नहीं है? ये जवाब कहाँ से आता है? कहाँ कॉल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? जी सर, इमरान खान का नंबर मिलाते हैं ये रोज और वो मसरूफ है अवाम की खिदमत में, वो इनको नहीं लिफ्ट नहीं करा। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम इमरान खान साहब तो बात ही नहीं करनी क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं एनआरओ, वो कहते हैं असल में एनआरओ तो इमरान खान साहब अब ऑपोजिशन से मांग रहे हैं। अगर इमरान खान से बात नहीं करनी तो फिर एनआरओ इमरान खान से क्यों मांगते हैं? वो कहते हैं खान साहब मांग रहे हैं। बुरा भला के खान साहब ने जिंदगी, खान साहब ने क्या एनआरओ लेना है? और खान साहब को कौन सा एनआरओ की जरूरत है? खान साहब ने कोई ऐसी चीज की है कि एनआरओ? इन पे तो करप्शन के केसेस है सारों पे। खान साहब तो सुप्रीम कोर्ट से सादक और अमीन डिक्लेयर हुए हैं, इनके तो सारों के बाहर जदाद है। इमरान खान की कौन सी बाहर जदाद है कि एनआरओ लेना? एनआरओ वो लेता है जिसकी बाहर प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसने करप्शन की होती है, मनी लॉन्ड्रिंग की होती है, एनआरओ वो लेता है। एनआरओ की किसको जरूरत है और कौन मांग रहा है और किसने वो लिख के भेजा है इमरान खान साहब को कि हमें ये दे दें? एनआरओ अभी भी भेज रहे हैं सर, रेहान भाई अभी भी वो राब्ता कर रहे हैं कि किसी तरह से आप हमारे से डील करें। नहीं करनी डील सर, बाकी सारी चीजों पे बात हो सकती है, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात हो सकती है, कोरोना के ऊपर हम बुला रहे हैं इनको, बैठ जाएं। बाकी चीजों पे ये जो बिल्स आ रहे हैं मुख्तलिफ पब्लिक इंटरेस्ट के, बच्चियों के ये जो केसेस होते हैं इस हवाले से, इन सब पे हम इनको रोज कहते हैं आके बैठें, लेकिन ये कहते हैं हमने सिर्फ उस पे बैठना है। वो क्या है वो 34 नैब को खत्म करने के लिए उस पे बैठना है। ये मुमकिनात में से नहीं है। और सर ये जो मरियम बीबी कहती है कि मुख्तदर हलकों से कुछ लोग राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं उनके इर्द गिर्द लोगों से, अब इसमें भी कोई सदाकत? क्योंकि आपको तो पता होगा सर, इदारे तो आप भी कहे ना। कौन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मरियम बीबी का ये स्टेटेड पोजीशन है ना कि मुख्तदर हलकों से राब्ते हो रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द के कुछ लोगों से राब्ते करने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं, उनसे पूछें जी, फौरन उनका नंबर मिलाएं। आजकल वो वैसे भी बड़े
बयानात दे रही हैं और काफी इंटरव्यूज दे रही हैं, आपको भी दे देंगे। अब मुझे सर ये बताएं कि पीडीएम वाली जो मूवमेंट है अब इसको कैसे कटेल करेगी, काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि जलसे तो मौलाना भी कह रहे हैं कि अब इसकी शिद्दत में इजाफा ही होगा, और फिर उन्होंने जो तमसीलात इस्तेमाल किए वो तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन वो तो कहीं ट्रंप की भी बात कर रहे हैं और फिर उसको पाकिस्तान के साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस, ये कैसे कटेल करेंगे आप और कैसे निबर्द आजमाओगे पीडीएम वाली मूवमेंट से? मौलाना का तो बस नहीं चल रहा, हर हुकूमत की बस में बैठते हैं, इमरान खान ने नहीं बिठाया इन्हें अपनी बस में, और अभी भी बिठा दें, अगर हुकूमत में कोई ओहदा दे दें तो इनकी तारीख खत्म हो जाएगी। उनको तो ये डेस्परेशन है कि वो क्यों नहीं हुकूमत में, हर हुकूमत में वो शामिल हो जाते थे, ये अजीब आदमी है जिनकी हुकूमत में मैं आ ही नहीं सकता, ये प्रॉब्लम है। बाकी देखिए, जलसा पेशावर का जलसा कर लिया, क्या कर लिया, पीछे गुजरांवाला में जलसा कर लिया, क्या कर लिया, कराची में कर लिया, क्या कर लिया, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन कोई जलसे की बात भी नहीं करता सर। हमारे जलसे होते थे, आज तक दुनिया याद रख रही है मीनार पाकिस्तान को, और हैट्रिक की हुई है। हमारे जलसे होते थे, महीना महीना उस पर प्रेशर रहता था हुकूमत के ऊपर, हमारा धरना हुआ है, आज तक उसके आफ्टर शॉक्स चल रही हैं। इनका जलसा अगले दिन डिबेट से निकल जाता सर, अगले दिन डिबेट से निकल जाता है, क्योंकि जलसे में न जान होती है, न लोग होते हैं, न कुछ और होता है। और 11 पार्टियां मिलके भी अपनी पार्टियों को भी पूरा नहीं निकाल सके। लोगों से पूछें, आप नून लीग के लोगों से पूछें और पीपल्स पार्टी के और बाकी पार्टियों के, वो कहते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। वो टाई कोट वाले हैं लेकिन वो अच्छी बातें करते हैं। बिल्कुल कहते हैं ये क्या कर रहे हैं ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सेनेटर फैसल जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। जिनसी ज्यादती के मुजरिमान के हवाले से आज वफाकी काबीना ने अहम फैसला किया है। केमिकल कास्ट्रेशन की सजा से मुताल्लिक बात हुई है, लेकिन सवाल उठाएंगे कि क्या जिनसी सलाहियत से महरूमी जराइम को खत्म कर पाएगी। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़्यादती के मुजरिमान के लिए जिनसी सलाहियत से महरूम करने का कानून लाने की उसूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह और शफाफ अंदाज में कानून साजी होगी। इब्तदाई तौर पर कास्ट्रेशन के कानून की तरफ जाना होगा। उनका कहना था कि कानून साजी में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करेंगे। सख्त से सख्त कानून का इत्तलाक़ यकीनी बनाया जाएगा और फिर मुतासरा ख़वातीन या बच्चे बिला खौफ व ख़तर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जबकि मुतासरा ख़वातीन और बच्चों की शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का भी खास ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कानून साजी के अमल को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। मुल्ज़िमान को जिनसी सलाहियत से कैसे महरूम किया जाएगा और कानूनी मुसव्वदे के अहम नुकात क्या है, इस हवाले से वज़ारत कानून ने वजाहत जारी कर दी है। पाकिस्तान में जिनसी ज़्यादती के मुजरिमान के लिए सजाएं मौजूद है। इस्लामी कवानीन जहाँ जुर्म के खात्मे का सबब बनते हैं, वही मुजरिमान की तरबियत का जरिया भी है। लेकिन वफाकी वज़रा मुसलसल जिनसी ज़्यादती के मुल्ज़िमान को इबरतनाक सज़ा देने के सरेआम सजाए मौत देने की तजवीज़ आज भी मुतादिद काबीना अरकान ने इस हवाले से काबीना में उठाई है, जबकि माजी में भी इसकी हिमायत मुतादिद वज़रा करते रहे हैं। माजी में किस तरह वफाकी वज़रा इसकी हिमायत करते रहे हैं कि जिनसी ज़्यादती के मुजरिमान को सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए, और सजाएं क्या होनी चाहिए, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। ये असेंबली एक तारीख बन जाए कि हमने ये असेंबली ने करारदाद मंजूर की थी और बिल बनाया था, बच्चों की इस्मत दरी करने वालों को सरेआम सजाए मौत दी जाए। मैं जिम्मेदार हूं इसका, मैं इस सोसाइटी का मर्द होते हुए इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। आपके यहाँ हर जुर्म की सजा मौजूद है और आप इस बात की भी इसका मतलब है तायीद कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस में जो डेफिनेशन है, तशरीह है मुख्तलिफ चीज़ों की, इसमें रेप, गैंग रेप क्या, उसको भी इंक्लूड किया गया है, सज़ाएं क्या हो सकती हैं, ये सारा एक मुफस्सल एक कानून सा बनाया है, जिसकी के उसूली अप्रूवल दी कैबिनेट में और इंस्ट्रक्शन दी लॉ मिनिस्टर साहब और कुछ और जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्रीज़ हैं कि वो मिलकर इस कानून को जल्द अज जल्द फाइनलिटी तक पहुंचाएं। केमिकल कास्ट्रेशन के हवाले से ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। यकीनन अभी पार्लियामान का इजलास नहीं हो रहा है, इस हवाले से फरूख नसीम वाज़े कर चुके हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या जिनसी सलाहियत से महरूमी जराइम में कमी का बायस बन सकती है। इस हवाले से एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। 2016 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाज़ ममालिक में जिनसी मुजरिमान को जिनसी सलाहियत से महरूम करने के बारे में एक रिपोर्ट शाया की थी। इस सिलसिले में मुजरिमान की सजाओं के हवाले से हकाइक भी बयान किए। रिपोर्ट में जिन ममालिक में मुजरिम सलाहियत से महरूम करने से मुताल्लिक कवानीन मौजूद हैं और जहां पर यह तरीक़ाकार है, यानी कास्ट्रेशन पर बहस की गई थी, इसमें इसराइल है, इंडोनेशिया है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप, भारत, न्यूजीलैंड, रूस, जनूबी कोरिया समेत अमरीका और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। अखबार ने जिनसी सलाहियत से महरूमी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात का जिक्र भी किया। 1944 में केमिकल कास्ट्रेशन का तजर्बा किया गया। मर्द मुजरिमान पर इन दवाओं के असरात का जायजा लिया गया। फिर 1981 में
अद्वियात के फवाइद और नुकसानात का जायजा भी लिया गया। माहिरीन के मुताबिक कई अद्वियात ने मुजरिमान की जिनसी सलाहियत में कमी की, लेकिन चंद अद्वियात सूदमंद साबित ना हो सकी। माहिरीन के मुताबिक जिनसी सलाहियत के खात्मे का मतलब यह नहीं है कि कास्ट्रेशन से जराइम में कमी होगी, बल्कि जिनसी सलाहियत से महरूम अक्सर अफराद माशरे के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं। इस रिपोर्ट के जायजे के बाद यह बात वाज़ेह हो जाती है कि जिनसी सलाहियत से महरूमी किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि सख्त सजा से ज्यादा अहम इस सजा पर अमल दरामद होना है। अब दुनिया के दीगर ममालिक में मुल्जिमान को क्या सजाएं दी जाती हैं, इस सिलसिले में दुनिया के चंद ममालिक की मिसालें आपके सामने रखते हैं। अफगानिस्तान में ऐसे अफराद को सर में गोली मारकर हलाक या उन्हें फांसी दे दी जाती है। ईरान, मिस्र और चीन में जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान के लिए मौत की सजा है, जबकि शुमाली कोरिया में ऐसे अफराद को गोली से उड़ा दिया जाता है। चीन में केसेस की नौयत के लिहाज से नामर्द करने की भी सजा दी जाती है। सऊदी अरब में अवाम की मौजूदगी में सर कलम कर दिया जाता है। बेशतर यूरोपीय ममालिक में कैद की सजा दी जाती है। रूस और इजराइल में भी सजाए कैद का कानून मौजूद है। भारत में जिनसी ज्यादती पर 14 साल कैद की सजा है, ताहम 2013 में मुतारिफ कराए गए एक कानून के बाद वहां गैंग रेप में मुलव्वस अफराद को फांसी दी जाती है। रवा बरस 15 मार्च को दिल्ली बस केस के मुजरिमान को फांसी पर लटकाया गया। अमरीकी रियासत अलबामा में जिनसी ज्यादती के मुजरिमान को नामर्द बनाने का कानून है, जबकि दीगर 9 रियासतें भी इसी जानिब पेशकदमी कर रही हैं। इंडोनेशिया, चेक रिपब्लिक और यूक्रेन में मुल्जिमान को सजाए कैद के साथ नामर्द बनाने की सजा भी दी जा सकती है। इस ज़मन में एक अहम बात यह है कि बहुत से यूरोपीय और दीगर ममालिक जहां जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान के लिए कैद या मौत की सजा मुकर्रर है, वहां मुल्जिमान को मर्दाना कुव्वत से महरूमी की सजा मुंतखब करने का इख्तियार दिया जाता है। पुलिस मर्दाना ताकत से महरूम किए जाने वाले मुल्जिमान की उम्र भर निगरानी करती है। नाइजीरिया में मुल्जिमान को मर्दाना सलाहियत से महरूम करने का कानून मंजूर तो हो चुका है, मगर अभी तक उस पर अमल दरामद शुरू नहीं हो सका है। पाकिस्तान में जिनसी जराइम के लिए सजा होने के बावजूद एक नए कानून साजी के लिए सवालात भी पैदा हो रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कानूनी मसवदा तैयार कर रही है? क्या मुजरिमान को सरेआम फांसी और जिनसी सलाहियत से महरूम करने का कानून पाकिस्तान में काबिल अमल है? यकीनन नई कानून साजी की बजाय पहले से मौजूद कवानीन पर अमल दरामद होना लाजमी है, क्योंकि कई ऐसे मामलात हैं कि जब मुजरिम को सजा नहीं मिलती है, जबकि मुतासरा फरीक की सारी जिंदगी ज़ाया हो जाती है। हमारे यहाँ यह भी देखना होगा कॉन्विक्शन रेट क्या है। इसलिए कानून साजी की बजाय कानून पर अमल दरामद ज़्यादा ज़रूरी दिखाई देता है। इस बात में कोई शुबा नहीं है, दो राय नहीं है कि जिनसी ज्यादती में मुलव्वस अफराद को सख्त तरीन सजाएं मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इसके लिए महज कानून बना लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि कवानीन की अमलदारी, कानून साजी के साथ दीगर अहम पहलुओं पर भी तवज्जो देना लाजिम है। पुलिस, मेडिकल और अदालती निज़ाम बेहतर बनाए बगैर मुतासर अफराद को इंसाफ की फरहमी और फिर जुर्म की बहकुनी मुमकिन दिखाई नहीं देती है। ज़मन में एक ऐसी अवाम दोस्त पुलिस की ज़रूरत है जिससे मुतासर अफराद पूरे एतमाद के साथ दाद रसी के लिए राब्ता कर सके। पुलिस मेयारी तफ्तीश यकीनी बनाए कि अक्सर केसेस में नाकिस तफ्तीश, नाकिस प्रोसिक्यूशन और कमज़ोर इस्तगासे की बुनियाद पर मुल्जिमान को सज़ा नहीं होती है और मुल्जिमान एक्विट हो जाते हैं। इसी तरह जिनसी ज्यादती के केसेस में मेडिकल की बहुत अहमियत है। जहां इस तरीक़ाकार को तब्दील करने की ज़रूरत है, वहीं उलमाए कराम की मुशावरत से ऐसी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाना चाहिए जिसके ज़रिए मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद जमा हो सकें। फिर यह कि अदालती निज़ाम में भी इस्लाहात की ज़रूरत है। हमारे यहाँ मुकदमात के फैसलों में इस कदर ताख़ीर होती है कि अवाम असल वाक़या ही भूल जाती है। अगर मुजरिमान को बर वक्त सज़ा ना मिले तो इसमें अवाम के लिए इबरत का सामान नहीं रहता है। इस ज़मन में गवाहान, शहादतों और ज़मानत वगैरह के मामले असर नौ गौर करने की ज़रूरत है। इन तमाम तर मामलात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। ये बात ठीक है कि सख्त से सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले जो कवानीन मौजूद हैं उनकी अमलदारी बहुत ज़रूरी है। कॉन्विक्शन रेट को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और इसके लिए सिस्टम को रीवैम्प करने की ज़रूरत है, मज़ीद इफेक्टिव, मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि अपनों पर नवाजिशात के लिए कानून के खिलाफ वर्जियाँ कैसी की जाती हैं और फिर गल्फ स्टेट्स में, इस वक्त खलीजी रियासतों में जो पाकिस्तानी हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है, किन चैलेंजेस का सामना है, इसको भी उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पनामा केस में वजीर आजम इमरान खान की कानूनी टीम की सरबराही करने वाले नामवर वकील नईम बुखारी को पीटीवी की सरबराही दे दी गई है। आज इससे मुताल्लिक हमने बात करनी, लेकिन उससे पहले जरा एक झलक आपको दिखाते हैं। नईम बुखारी को मुबारक देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ किन्ने किन्ने जाना है कप्तान बेकार टिकट बनाओ तो लैन कटाओ वो बुझाजी से पैना वकील भी कभी केस आ रहे मुवक्किल आते
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो माजी की हुकूमतों पर दोस्तों को नवाजने का इल्ज़ाम आयद किया करते थे, ऐसी नवाजिशात को सियासी रिश्वत करार दिया करते थे, वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से माजी में क्या कहा करते थे, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं कि आपका इससे मुताल्लिक क्या मौक़िफ़ रहा है। जाओ जाके नवाज शरीफ पख्तूनख्वा के लोगों से पूछो कि क्या इमरान खान ने एक फैक्ट्री लगाई, क्या इमरान खान ने सिफारिशें की, नौकरियां दिलवाई, पुलिस में भर्तियां करा के पैसा लिया। आप एक चीज 4.5 साल में साबित कर दे कि एक इमरान खान ने क्लास 4 का नौकर भी लिखवाया हो, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। माजी के दावों के बरक्स अदालती अहकामात के बरखिलाफ कानूनी अमल मुकम्मल किए बगैर नईम बुखारी की तकर्री इंतहाई उजलत में की गई है। गुज़श्ता हफ्ते अपने इजलास में उनके तकर्रुर के लिए एक समरी पर गौर किया था, लेकिन उन्होंने उनकी PTV चेयरमैन की हैसियत से शमूलियत की तौसीक नहीं की थी। काबीना ने वजारत इत्तलात को 3 अहम नकात को मद्देनजर रखते हुए समरी दोबारा पेश करने की हिदायत जारी की थी। पहला नुक्ता, बोर्ड की तश्कील पिछले बोर्ड की तर्ज पर होगी। दूसरा अहम नुक्ता, अरशद खान और PTV के दीगर डायरेक्टर्स को बरतरफ करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील की भरपूर तरीके से पैरवी की जा सकती है और जहां मुमकिन हो पिछले बोर्ड के अरकान को नए बोर्ड में दोबारा शामिल किया जाएगा। इन नकात पर अमल पैरा होने के बाद शहजादा नईम बुखारी को बोर्ड में शामिल किया जाए और चेयरमैन नामजद किया जाए। नईम बुखारी की तकर्री पर कई सवालात उठ रहे हैं। पहला सवाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 44 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है जिसपे अदालत ने PTV के चेयरमैन अरशद खान की तकर्री को कलअदम करार दिया था। अदालत ने हिदायत की कि मुस्तकबिल में वफाकी हुकूमत वजारत खजाना से मुशावरत से PTV मुलाजमीन की तनख्वाहों और फवाइद का तयन करे। अब नईम बुखारी की तकर्री के लिए ना तो इश्तहार जारी किया गया है और ना ही मतलूबा काबिलियत का ख्याल रखा गया है। अरशद खान केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि अवामी मफाद के खिलाफ मंजूर नज़र अफराद की तैनातियों को हल करने की जरूरत है। मुस्तकबिल में वफाकी हुकूमत PTV में तनख्वाहों और मराहत का फैसला वजारत खजाना की मुशावरत से करे। अरशद खान से कबल मारूफ अदीब अताउल हक कासमी PTV के MD थे, जिन्हें 23 दिसंबर 2015 को इस ओहदे पर तैनात किया गया। ताम सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2018 को उनकी तकर्री कलअदम करार देते हुए 19 करोड़ 78 लाख की रकम जमा कराने का हुक्म दिया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए थे कि अताउल हक कासमी मतलूबा डैम फंड में जमा करा दें तो इन पर ये रकम इस हवाले से अगर जमा करा दी जाएगी तो केस खत्म कर देगी, क्योंकि 80 साल बुजुर्ग शख्स को जेल नहीं भेजा जा सकता है। अदालती फैसलों के तनाजुर में देखा जाए तो नईम बुखारी की तकर्री के खिलाफ कानून दिखाई देती है, मंजूर नज़र अफराद को नवाजने की कोशिश दिखाई देती है, एक तासुर मौजूद है। अब सवाल पैदा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो माजी में ऐसे रवैयों के नाक़िद रहे हैं, तनकीद करते रहे हैं, खुलकर तनकीद की है, वो अपने दौरे हुकूमत में खुद ऐसे इक़दामात क्यों कर रहे हैं? बहरहाल हुकूमत को इन सवालात का जवाब देना होगा। नईम बुखारी की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान टेलीविजन तकर्री के ऊपर अगर सवालात उठाए जा रहे हैं, तनकीद की जा रही है, तो बहरकैफ इस तनकीद का जवाब खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को देना होगा। एक और मामले की जानिब बढ़ते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने आलमी वबा कोरोना के बाइस एक मरतबा फिर पाकिस्तानी शहरियों के लिए विजिट और वर्क वीज़ा के इजरा पर पाबंदी लगा दी है। इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने के एलामिये में कहा गया है कि अमाराती हुकूमत ने कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र पाकिस्तानियों के लिए विजिट यानी सियाहती और वर्क वीज़ा परमिट पर पाबंदी लगाई है। ताहम पाकिस्तान से जो सफारतकार है या पासपोर्ट पर सफ़र करने के मजाज अफराद, जिनमें वज़रा हैं, सफारतकार और आला सरकारी अफसरान शामिल हैं, उनको वीज़े सफारत खाने में प्रोसेस करने की सहूलत मैसर है। इस एलामिये के पाकिस्तानियों के एक बड़ी तादाद है जिस पर असरात मुरतब हो रहे हैं और एक बड़ी तादाद इस रवैये को शक की नज़र से देख रही है, क्योंकि अगर कोरोना के बाइस पाबंदी आयद की गई हो तो भारतीय शहरी भी इसी फहरिस्त में आते हैं, क्योंकि कोरोना के फैलाव के हवाले से भारत बड़े ममालिक में शुमार होता है। खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बहरीन से उन्हें कोरोना वायरस की वजह से निकाला जा रहा है। अब वो हैरान है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की शरह फीसद पाकिस्तान में सबसे कम है और भारत में कई गुना ज्यादा होने के बावजूद उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तानी हुनरमंद उनकी जगह पर भारतीय शहरियों को अहमियत दी जा रही है। एक जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान की वर्क फोर्स है जिसको साइडलाइन किया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है, लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकूमत खलीजी हुक्मरानों के लिए खुसूसी मेहरबानियां कर रही है। वफाकी हुकूमत ने UAE के शाही वफ्द के दौरे पाकिस्तान के लिए रेंजर्स की 3 कंपनियां तैनात करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक सदर UAE शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान और नायब वली अहद दुबई शेख हमाद बिन राशिद अल मखतूम पाकिस्तान आएंगे। शाही वफ्द पंजाब के 5 अजला में शिकार के लिए खुसूसी क़याम करेगा। रेंजर्स की 3 कंपनियां दिसंबर से मार्च तक खुसूसी सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगी। अब इस तमाम दर मामले को देखकर सवाल पैदा होता है कि क्या मामूली मफाद के लिए कौमी वकार को पसे पुश्त डाला जाता रहेगा? क्या खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर इस्तवार नहीं करने चाहिए?
क्या खलीजी ममालिक के सामने ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुकदमा पेश नहीं करना चाहिए? वजारत खारजा और पाकिस्तानी सफारतकार मुल्क की वकार बुलंद रखने के लिए किरदार कब अदा करेंगे? ये सवाल उन लोगों का है जो मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान से जाते हैं, नौकरियों की गरज से जाते हैं ताकि अपने खानदान का पेट पाल सकें और फिर फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं ताकि वतन अजीज की खिदमत भी हो सके। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।